ये तो देखो, मैं थोड़ी सी एक बात बताऊं। राजस्थान वाली हिस्ट्री में अपने पढ़ने लायक क्या क्या चीजें हैं। यूं वो खूब लंबी चौड़ी है, मैं भी उसको छोटा कर देता हूं, देखो। है है बस छोड़। अपने सीधा सीधा लिखा हुआ है राजवंशों का इतिहास। किसका इतिहास है? चार राजवंश अपने। चौहान, गोहिल, राठौड़ और कछवाहा। कौन कौन से चार है बताओ देखे। चौहान, गोहिल, राठौड़ और ये चार ही बड़े राजवंश। एक बार देख लो इधर, बाद में कर लेना आप। जो भी करो बाद में कर लेना। चौहानों में अपने पढ़ने लायक चीज है, एक तो अग्निकुंड का सिद्धांत, मैं बता दूंगा बाद में, आप इसकी फोटो खींच लेना। एक बिजोलिया वाला अभिलेख, एक राजा व विग्रहराज चतुर्थ, एक राजा व पृथ्वीराज थर्ड, एक राजा व हमीर, एक राजा व कन्नड़ देव। तो राजा व थोड़ी सी इनके बारे में और पढ़नी है तो एक युद्ध पढ़ना, दत्तानी का युद्ध। एक पढ़ना है बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। गोहिलों में कुंभा, सांगा, प्रताप और राज सिंह। और पढ़ने हैं चित्तौड़ के तीन साके। इसके बाद में पढ़नी है मुगल मेवाड़ संधि। इसके बाद में पढ़ना है हुरडा सम्मेलन, सॉरी देबारी समझौता। हुरडा सम्मेलन और कृष्णा कुमारी विवाद। इनके अलावा और कुछ भी। राठौड़ों में पढ़ना है मालदेव, चंद्रसेन, अमर सिंह, कल्ला रायमलोत, दुर्गादास, खेजड़ली, नैणसी, बंकीदास। और राठौड़ों में दो बीकानेर वाले राजा पढ़ने हैं, राय सिंह और अनूप सिंह। कछवाहों में चार राजा पढ़ने हैं, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह और प्रताप सिंह। केवल इतनी माथापच्ची है। इसकी फोटो खींचो, वरना राजस्थान की हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी कि उसके कोई और छोर नहीं है, कि खाली हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ने में महीना लगता है। भाई छोटे छोटे राजा दिए हुए। ठीक है, खींच ली फोटो। एक और बताता हूं, इससे आगे वाला थोड़ा और बताता हूं। 57 की क्रांति अपने सिलेबस में नहीं है, लिखी नहीं रखा उन्होंने 57 क्रांति के बाद। और मैंने और देखा, मुझे पहले लगा यार मॉडर्न के अंदर 57 की क्रांति नहीं है तो भी क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। पहले 57 की क्रांति लिखी हुई थी 13 और 16 में, उन्होंने हर साल क्वेश्चन पूछा। पिछली बार उन्होंने 57 की क्रांति हटा दी थी, पिछली बार भी क्वेश्चन नहीं था, इस बार फिर 57 की क्रांति नहीं, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है अपने। इधर अपने फिर सीधा किसान आंदोलन।
बिजोलिया पढ़ना है पूरा, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन निकल जाते हैं। बाकी की पढ़नी है केवल घटनाएं। घटनाएं क्या? जैसे बेगूवाड़े में एक हत्याकांड हुआ था, गोविंदपुरा। बूंदी वाले में एक हत्याकांड हुआ था, डाबी। अलवर वाले में एक हत्याकांड हुआ था, निमुचना। शेखावाटी वाले में एक हत्याकांड हुआ था, कूदन। तो ये 4 तो हो गए हत्याकांड। शेखावाटी वाले में एक सम्मेलन हुआ था, कटराथल। ये किसानों की हो गए। जनजातीय केवल 2 बंदों के बारे में पढ़ना है, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत। गोविंद गुरु और मोतीलाल। इसके बाद में आपके प्रजामंडल। प्रजामंडल में केवल पढ़नी है घटनाएं। एक इसका पढ़ना है महत्व है। घटनाएं जैसे प्रजामंडल में सागरमल गोपा पढ़ेंगे, जैसे प्रजामंडल में बाल मुकुंद बिस्सा पढ़ेंगे, जैसे प्रजामंडल के अंदर डाबड़ा कांड पढ़ेंगे, जैसे प्रजामंडल में रायसेनगर में बीरबल शहीद हुआ था वो पढ़ेंगे, जैसे प्रजामंडल में महिला मंडल बना था वो पढ़ेंगे। तो वो छोटा सा हो जाता है प्रजामंडल। एकीकरण पूरा पढ़ना है और स्वतंत्रता सेनानी पढ़ने हैं। ये हिस्ट्री कंप्लीट है। उधर वाले में उतरे राजा महाराजा, इधर वाले में केवल इतनी बातें। ठीक है? पीछे और। हाँ, बता दे तो। कर लिया। हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह, SGS सवाई जय सिंह, MRJS मिर्जा राजा जय सिंह हो गया ना। मिस्टर जय सिंह, MRJS। श्रीलंका में एक राष्ट्रपति बने थे, मैत्रीपाल सिरिसेना। कौन बने थे? मैत्रीपाल। उनको भारत ने बनाया था, भारत ने ही बनाया था उनको ना। श्रीलंका के एक राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे, और महिंद्रा राजपक्षे चाइना की साइड में जा रहे थे, भारत का विरोध कर रहे थे। इसलिए हमने बाकायदा श्रीलंका में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, महिंद्रा राजपक्षे की जो गवर्नमेंट थी, उस महिंद्रा राजपक्षे की गवर्नमेंट के अंदर रक्षा मंत्री थे मैत्रीपाल सिरिसेना, और बहुत ईमानदार आदमी थे। तो हमने मैत्रीपाल सिरिसेना को कहा कि क्या तू राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता क्या? उसने कहा बनना चाहता हूं, पर महिंद्रा राजपक्षे के सामने चुनाव कैसे लड़ूं? ये बड़ा आदमी है, इसके पास ज्यादा पैसे हैं, इसके पास ज्यादा वोट हैं। तो भारत ने कहा कि पैसे हम दे देंगे, वोट हम दे देंगे, तू तो इसके सामने खड़ा हो जा। तो हमने महिंद्रा राजपक्षे के सामने एक बंदा खड़ा किया अपना। वो बंदा कौन था? मैत्रीपाल सिरिसेना। श्रीलंका में खूब सारे तमिल रहते हैं। श्रीलंका में कौन रहते हैं? तमिल। तमिल इंडियन है सारे। हमने हमारे तमिलों को सब कहा कि वोट मैत्रीपाल सिरिसेना को देने हैं। वहां जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी उनको पैसे दे दे के मुंह भरा हमने उनका, लोग पैसे लोग खूब सारे, और वोट इधर दिलवाने सारे के सारे। हमने महिंद्रा राजपक्षे को चुनाव करवाया और चुनाव जितवाया वहां पे मैत्रीपाल सिरिसेना को। मतलब महिंद्रा राजपक्षे चुनाव हारते उसका पहला स्टेटमेंट है कि मेरी हार में भारत का हाथ है। ये 2015 की बात है। और उसने कहा बाकायदा कि रो का एक अधिकारी इंडिया का श्रीलंका आया हुआ था चुनाव के दौरान, और जैसे चुनाव का रिजल्ट आया उसको वापस बुला लिया इन लोगों ने। तो हमने कहा कि साहब उसका रिटायरमेंट हो गया, हम क्या करें? अब जिस दिन तू हारा उसका रिटायरमेंट की डेट एक ही है, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो महिंद्रा राजपक्षे खड़ा हुआ प्रधानमंत्री में, प्रधानमंत्री में खड़ा हुआ, तो हमने फिर हराया कुमार विक्रम सिंघे को, वहां प्रधानमंत्री जितवाया हमने। फिर हमने महिंद्रा राजपक्षे को समझाया कि तेरे को हम पार्षद भी नहीं जीतने देंगे, तो तू ये छोड़ दे, तेरे जो भी दिमाग में। फिर महिंद्रा राजपक्षे 2019 में श्रीलंका अपने दिल्ली आया, और 20 दिन तक अपने दिल्ली के नेताओं के पग पूजे उसने। कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ऐसे मत करो। तो इस बार हमने कहा कि तू तू तो मत खड़ा हो, तेरे भाई को बना देंगे। उसके भाई को बना रखा है गोटाबाया राजपक्षे है, दोनों बन गए, एक राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री है ना। हाँ, तो फिर उसको वो उधर बनवा रखा है। पर इस बार वो अपने पग पूछ के गया था पूरा ढंग से, एकदम पूरे एकदम अपने फेवर के अंदर था। अच्छा, मैत्रीपाल सिरिसेना जब आया था तो मैत्रीपाल सिरिसेना को हमने जिताया,
तो मैत्रीपाल सिरिसेना ने जीतते ही कहा कि मैं पहली विदेश यात्रा भारत की करूंगा, और आना ही पड़ेगा, अपने माई बाप है, कहां जाएगा, आपने नहीं आएगा तो मैत्रीपाल सिरिसेना इंडिया आया। इंडिया आया तो मोदी जी को भाषण देना था, मतलब उसके स्वागत के अंदर भाषण देना था। तो मैत्रीपाल सिरिसेना और उसकी वाइफ आई, तो मोदी जी को अंग्रेजी में भाषण देना था। भाई की अंग्रेजी मेरी जैसी एकदम। तो किसी ने भाषण लिख के दिया, उसने लिख के दिया कि भाई मैत्रीपाल सिरिसेना एंड मिसेज सिरिसेना, तो मिसेज को MRS। अब वो भाई पढ़ते पढ़ते वो सामने कागज पड़ा था, अब वो मिसेज भूल गया। तो कई देर यूं सोचा का मैत्रीपाल सिरिसेना, फिर यूं धीरे धीरे तो बोलते हैं पोज ले लेके, कई देर देखा कि यार इसको क्या बोले, फिर कहा MRS सिरिसेना। वैसे आप पूछ रहे MRJS क्या है सर, तो MRJS मिर्जा राजा जय सिंह है भाई। हाँ, भारत वह पड़ोसी देश है जो अपने किसी भी पड़ोसी को शांति से नहीं रहने देता। मतलब भारत से ज्यादा तंग अपने पड़ोसियों को कोई नहीं करता। भारत इतना तंग करता अपने पड़ोसियों को, इतना तंग करता जिसकी हद नहीं। तो वो जो आपने IR में एक लाइन लिखी कि भारत एक शांति प्रिय देश है, वो झूठी है। अपने सारे देश अपने से इतने तंग आसपास वाले हद। तो लिट्टे तो पूरा अपना आतंकवादी संगठन था, लिट्टे तो बनाया हुआ ही अपना था। और जब तक लिट्टे जिंदा रहा था, श्रीलंका की औकात नहीं थी अपनी साइड में, कभी देख ले। कभी श्रीलंका ने कहा भी कि हम चीन से बात करेंगे, तो हमने लिट्टे को कहा कि लिट्टे दो कोलंबो की तरफ, लिट्टे उधर से 2 धमाके करता कोलंबो की तरफ, कोलंबो शाम से पहले सरेंडर करता। आप क्या लगता है कि पाकिस्तान में धमाके पाकिस्तान खुद करवाता है? फिर स्पेशल ऑप्स देखा जाए, है ना स्पेशल ऑप्स उसके अंदर है। तो भारत को 2 प्रधानमंत्री बहुत बुरे मिले, वो प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिलने चाहिए थे, मोरारजी देसाई और इंद्र कुमार गुजराल। मोरारजी देसाई 77 वाली में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद आए थे, इसलिए उन्होंने कहा मैं वो सारे काम करूंगा जो इंदिरा ने किए उनके उल्टे। इंदिरा गांधी इतनी अच्छी प्रधानमंत्री थी कि उसने पाकिस्तान में जगह जगह जासूस बिछा रखे थे अपने। बांग्लादेश यूं थोड़ी बनता है यार कोई, आप अगला देश बना रहे हो किसी का टुकड़ा तोड़ गया। हमारे पास सूचना थी, एक एक सूचना थी पाकिस्तान की, मतलब क्या जोरदार डिप्लोमेसी खेल के गए थे। श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट हमने खरीदे उस टाइम, कि श्रीलंका के एयरपोर्ट की सुरक्षा भारत करेगा। श्रीलंका को बापड़े को लगा कि सुरक्षा देने के लिए इंडिया आ रही है, तो इंडियन आर्मी डिप्लॉय की हमने, श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर दी। ये पहले किया हमने, एक समझौता श्रीलंका के साथ समझौता किया कि श्रीलंका के जितने एयरपोर्ट है इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की। श्रीलंका छोटा देश है, उनको बापड़ों में सुरक्षा की आवश्यकता है, भेजो भाई तुम्हारी CRPF भेजो। अपनी CRPF वहां जाके लग गई, सुरक्षा करने लग गई। अब हमने दूसरा ऑर्डर 2-4 महीने बाद में निकाला कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज भारत की सीमा के ऊपर से नहीं जा सकता। एयर रूट बंद किया हमने पाकिस्तान का, 71 वाला युद्ध होने वाला था, एयर रूट पूरा का पूरा बंद किया। तो यदि पाकिस्तान का एयर रूट बांग्लादेश वाला बंद कर देंगे, तो पाकिस्तान का एयर रूट पड़ेगा, पाकिस्तान जाए श्रीलंका, श्रीलंका से जाए बांग्लादेश। तो पाकिस्तान की आर्मी आती श्रीलंका, यहां से बाद में जाती बांग्लादेश। श्रीलंका के एयरपोर्ट की रखवाली कौन कर रहा है? एक एक सूचना थी कि कितने सैनिक गए, कितने आए, कौन से हथियार भेजे, कौन से हथियार नहीं भेजे। तो पूरे जासूस तक बिचारे गए थे वहां पे। और अब क्या बेहतरीन काम किया होगा उन जासूसों को। कई बार लगता है मां भारती के उन लालों को हम जानते ही नहीं है। एक जासूस अपना वहां पे नाई बना, पाकिस्तान का एक वैज्ञानिक जो उन दिनों उनके परमाणु बम बना रहा था, उस परमाणु बम वाले के बाल काटने शुरू किए उसने, और वो बाल बाहर भेजता वो बाद में। उन बालों के बाद में जब चेक किया आपने बाकी जासूसों, तो पता चला इनमें रेडियो एक्टिव विकिरण है। इसका मतलब पाकिस्तान परमाणु बना रहा है। उन्होंने यहां अपने सूचना दी कि साहब पाकिस्तान परमाणु की तैयारी कर रहा है। मरा अपना मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान वालों को फोन करके कहा कि हमें पता है तुम परमाणु बना रहे हो। तुम्हें कैसे पता? हमारे जासूस हैं तुम्हारे देश में। सारे जासूसों को पकड़ के मार दिया था। बड़े दुख होता है कि मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, निशान-ए इम्तियाज। मामोसा लगते हैं तुम्हारे पाकिस्तान वाले, अपना भारत रत्न तुम्हें दे देंगे। मोरारजी देसाई वो आदमी जिसको भारत रत्न मिला हुआ है और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, निशान-ए-इम्तियाज। किस बात का? क्यों दिया पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान तुम्हें? और मिला उस आदमी को। उतना ही गंदा आदमी था इंद्र कुमार गुजराल। बड़े भाई हैं भारत। हम किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, जासूस वापस बुला लिए थे, वो मारे, उसके बाद हमने वापस डिप्लॉय किए, इसने वापस बुला लिए। इसलिए 1998 से लेके 2008-9 तक लगभग, या 14 तक ही मान लो आप, लगभग पाकिस्तान ने इतने बम विस्फोट करवाए भारत में जिसकी हद नहीं। आपके पास इंटेलिजेंस ही नहीं, सूचना ही नहीं मिल रही है आपको। वरना अपने जासूस एक एक बता रहे थे, साहब आज इधर से रवाना हुआ है, आज ये रवाना हुआ है, आज ये रवाना हुआ है, टोटल एक एक बात मिल रही थी। अब अपने पास कोई भी न्यूज
नहीं थी। न्यूज नहीं थी तो मतलब 2000 से लेके 2010 के बीच तो यार ये हालत थी कि आदमी जब घर से बाहर निकलता तो लुगाई कह के जाता कि शाम को क्या पता आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्या पता कहां बम फट जाए वहां मर जाऊं। मंदिर में जा नहीं सकते बम फट सकता है, ट्रेन में नहीं बैठ सकते बम फट सकता है, मस्जिद में नहीं जा सकते बम फट सकता है, बाजार नहीं जा सकते बम फट सकता है, जाना कहाँ है। वापस डिप्लॉय करने शुरू किए। इसलिए आजकल आप नहीं सुनते कि बम विस्फोट हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो क्यों बुलवाए मेरे मुंह से ज्यादा बातें। मूर्ख था वो, किसी पार्टी का नहीं था, मूर्ख था, ढंग का आदमी एकदम, है ना। तो ऐसी बातें कर गए, तो ये कई चीजें बड़ी जोरदार है, तो ये रखने जरूरी है। तो श्रीलंका में जब तक लिट्टे था श्रीलंका हमारे काबू था। नेपाल में जब तक कम्युनिस्ट नहीं आए थे नेपाल हमारे काबू था। भूटान, इन सबको हमने कहीं ना कहीं किसी को टुकड़े फेंक के, किसी को लालच दे के, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को थप्पड़ मार के, सबको हमने तैयार कर रखा था कि हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे। पर ऐसा होना चाहिए, विदेश नीति यही होनी चाहिए। मुझे अपनी विदेश नीति पे बड़ा गर्व होता है, यहाँ ठोक ठोक के रखो पड़ोसियों को। पड़ोसियों के साथ शांति बरतनी, काय शांति बरतनी चाहिए, पड़ोसियों के शांति बरतोगे पड़ोसी आपके ऊपर चढ़ जाएगा, ठोको पकड़ पकड़ के जो है सामने उसको। अब लो पड़ते हैं राजस्थान जी के अपने। तो ये उतार लिया सब। अब लो, मैं, आप तो अपने नोट्स बाद में देख लेना, एक बार मैं पढ़ाता हूं, इधर देखो आप, ये पीपीटी पता नहीं कैसे लाना भूल गए। मैं चौहानों वाले से शुरू करवाता हूं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है चौहानों के बारे में, अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? देखो राजस्थान वाले में एक बड़ी बात यह है कि आपको सब कोई आती है ना, थोड़ी बहुत ही आई पर पड़ी हुई है। देखो आप इधर बोर्ड पे देखो चीजें भाई। अब ना समस्या ये नहीं है कि आपको चीजें आती है कि नहीं आती, समस्या है कि उनको लिखना कैसे है ना। तो वो सुनो, तो आप वो, मैं वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। हाँ सर वही बता दो आप, तो कोई पुड़िया थोड़ी है सबको पकड़ा के जाऊं एक एक यूं। इधर देखोगे तो एक सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत ये कहता है, अग्निकुंड वाला सिद्धांत कहता है कि कोई आबू पर्वत था, और आबू पर्वत पर एक ऋषि थे वशिष्ठ। कौन से ऋषि थे? और इन वशिष्ठ ऋषि ने किया एक दिन यज्ञ, और यज्ञ का जो अग्निकुंड था उससे 4 जातियां उत्पन्न हुई, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कौन कौन सी 4 जातियां थी? चौहान, चालुक्य, परमार और, ये सिद्धांत देने वाला जो बंदा, उस बंदे का नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है? क्या नाम है? चंद्र नहीं, चंद्र, चंद्रबरदाई। आज दिन तक आपने पढ़ा होगा चंद्रबरदाई, गलत है वो। इस आदमी का नाम चंद्रबरदाई है। क्या नाम है? चंद्रबरदाई अपनी एक बुक लिखता है, पृथ्वीराज रासो। कौन सी बुक लिखता है? और इस बुक के अंदर वो ये बात लिखता है। पर अब सुनो, बाकी की बात सुनो। समस्या ये है कि जब आप ये कहते हो कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, यज्ञ के अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी जिनके नाम चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार है, ऐसा चंद्रबरदाई द्वारा अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंदर बताया। ये तो सिंपल है, ये तो सब लिख के आएंगे, अपने उसमें बाद में लिखना, क्योंकि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। आप अग्नि से आदमी कैसे पैदा कर सकते हो? और यदि अग्नि से आदमी पैदा होता है तो फिर फौजियों को मरवाने की आवश्यकता क्या है? फिर तो योगी आदित्यनाथ को बाबा चुनाव नहीं लड़ना, यज्ञ कर और आदमी पैदा कर इसमें से, और आदमी पैदा कर, फौज बना, फौज को कश्मीर भेज देंगे, वो लड़ती रहेगी और मर जाएंगे, मोर भेज देंगे। छींटे मार मार के आपको तो यज्ञ में से पैदा ही तो करना है। नहीं, ऐसा नहीं था। वास्तव में क्या था कि बौद्ध धर्म आने के बाद में भारत में कहीं ना कहीं अहिंसा बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? अपने यहाँ के जो लोग थे, राजा महाराजा, तो लड़ने क्या हो गए थे, कम हो गए थे। अहिंसा की प्रवृत्ति ज्यादा थी, हिंसा की प्रवृत्ति क्या हो गई थी, कम। कई साल तक चलता रहा। अचानक 8वीं शताब्दी के आसपास या 7वीं शताब्दी के अंदर ही मुस्लिम अटैक होने शुरू होते हैं। अरबी आक्रमण, कौन से आक्रमण होने शुरू होते हैं? अरबों के आक्रमण होने शुरू होते हैं। अरबों के जब आक्रमण हो रहे थे तो वो एक नई संस्कृति थी, एक नई कल्चर थी। क्या भारत में पहले युद्ध नहीं होते थे? हिंदू राजाओं के बीच युद्ध नहीं होते थे? होते थे। तो क्या पहले कोई भी जोहर हुआ है? जोहर मुस्लिम राजाओं के आने के बाद में क्यों होने शुरू हुए? क्योंकि उनकी कल्चर अलग थी। पहले यदि कोई राजा युद्ध हार भी जाता था तो जीता हुआ राजा चला जाता उसे टैक्स लेके, और लुगाई टाबरों को कुछ ही नहीं कहा करते थे। अब समस्या यह थी कि जैसे राजा हारेगा, जीता हुआ राजा उसके लुगाई टाबरों को उठा के लेके जाएगा सबसे पहले। तो किसी महिला को लगता था यार मैं किसी दूसरे आदमी के साथ जाऊं, इससे अच्छा तो आग में कूदूं। तो समस्या यह थी कि कल्चरल डिफरेंस था पूरी तरीके से। उन लोगों की कल्चर अलग थी, यहां के लोगों की कल्चर अलग थी। एक ऋषि इन्हीं 4 राजाओं को बिठा के ये समझा रहा है कि इस अहिंसा में कुछ भी नहीं पड़ा है। लड़ो, लड़ोगे तब संस्कृति को बचा पाओगे, लड़ोगे तब मंदिर बचेंगे, लड़ोगे तब यज्ञ बचेंगे, लड़ोगे तब तुम्हारे देवता बचेंगे, लड़ोगे तब तुम्हारी महिलाएं बचेगी, लड़ोगे तब तुम्हारे कोई पूर्वज बचेंगे। डांगर ना घिरे दकाल्यांचे लाठ्या खेतर उखाड़ी जाए।
पशु धमकाने से खेत से बाहर नहीं निकले तो किसान लठ लेके पीछे दौड़ता है। पहले किसान लठ नहीं लेता, दूर बैठा रहता, दूर से करता, दूर रह, दूर से बैठा बैठा उधर से करता रहता है, आवाजों से निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकले तब वो कहता लठ ला रहे, पशु बाहर ही नहीं डाल रहे हैं, तो दकालने से नहीं निकले तो अब आपको लठ उठाने पड़ेंगे। तो कोई एक ऋषि है जो किन्हीं 4 लोगों को, अब वो 4 लोग कौन, तो इतिहासकार कहते हैं या तो पुराने राजा है जो हिंसा विंसा करना कम कर दिए हैं, तो एक ऋषि उनको समझा रहा है कि तुम करो। ऋषियों का काम ये जो था समाज को दिशा निर्देश देना, तो एक समाज को दिशा निर्देश दे रहा है। या हो सकता है कोई 4 जनजातियां रही हो, या समाज के कोई 4 बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी लाए हो और उनको कहा कि तुम लड़ोगे तो हम हमारी रक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सोचते हैं। उन 4 लोगों के नाम क्या थे, चौहान, चालुक्य, परमार और जब आप ये कहते हो कि उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, यज्ञ के दौरान हुई थी। यज्ञ भारत में सफलताओं के लिए किए जाते हैं। यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं? एक ऋषि उन 4 आदमियों को बिठा के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि देखो अब तो यज्ञ कर दिया, और यज्ञ कर दिया ना तो भगवान राजी है, अब तुम लड़ोगे ना तो अब की बार नहीं हारोगे, जाओ तुम तो लड़ने के लिए। आज भी आप पढ़ते हो कि भारत का वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच है, इंदौर में बजरंग दल के सदस्यों ने यज्ञ करके भारत की जीत की कामना की। आज भी गांव के अंदर जब बरसात नहीं होती है तो यज्ञ करते हैं, इंद्र भगवान राजी होंगे। तो यज्ञ सफलताओं के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? और अग्नि वह देवता है जो हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में मीडिएटर है। अग्नि वह देवता है जो हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में किसकी काम करता है? मीडिएटर का। इसलिए वो ऋषि कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, भगवान खुद आशीर्वाद देंगे तुम्हें। ये जो अग्नि देवता है जो अग्निकुंड जलाए, ये अग्नि देवता अभी ऊपर जाके भगवान को बताएंगे कि नीचे 4 योद्धा बैठे हैं, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, वो लड़ेंगे जाके संस्कृति की रक्षा के लिए। ये भगवान अपना तमाम आशीर्वाद, अपने तमाम गुण इन लोगों को दे दो। तो हम अग्नि देवता के माध्यम से अपनी कामनाएं भगवान से किया करते थे, क्योंकि अग्नि देवता हमारे तथा भगवान के बीच में किसका काम करता है? किसका काम करता है? इसीलिए शादी में फेरे अग्नि के चारों तरफ लेते हो, वरना तो बीच में पानी की बाल्टी रख के 4 चक्कर काट लो है भाई। आपने अग्नि क्यों जलाई? क्योंकि अग्नि आपके तथा बाकी देवताओं के बीच में किसका काम करता है? मीडिएटर। किसका काम करता है? मीडिएटर का काम करता है। इसीलिए जब आप मंगलवार को बालाजी का प्रसाद चढ़ाते हो तो आप धूपिये पे रखते हो। धूपिया समझते हो? मम्मी धूपिया लेके आती है, वो रखती है और बाद में उसके ऊपर रखती है, बाकायदा चूरमा बनाती है तो चूरमे पे रखती है कि हे अग्नि देवता, बालाजी को जाके प्रसाद दे देना। क्योंकि बालाजी के अपने बीच में मीडिएटर कोई है तो वो है। और कभी देखना, वो अग्नि भी देवता है खुद, वो केवल मीडिएटर नहीं है, वो देवता है, इसलिए सम्मान पूर्वक दिया जाए उसके भी। ऐसे थोड़ी होता है मम्मी दूर से यूं चूरमे की गोली बना के कहती है हे आ रहा है, नहीं करती ना, बाकायदा यूं हाथ के हाथ लगा के सम्मान पूर्वक उसके ऊपर रखती है। क्यों? क्योंकि अग्नि खुद भी क्या है? तो इसके नीचे एक सिंपल लाइन लिखना कि अग्निकुंड का सिद्धांत आज के वैज्ञानिक दौर में मान्य नहीं है। संभवतः ऐसे लोग जो अब हिंसा करना छोड़ चुके, ऐसे क्षत्रिय जो अहिंसक हो गए थे, उन्हें आक्रमण के लिए सचेत किया गया होगा, या कोई जनजातियों के लोग रहे होंगे जिन्हें आक्रमणों के लिए क्या किया गया? सचेत किया होगा। अग्नि चेतावनी का प्रतीक है। अग्नि किसका प्रतीक है? पहले गांव में आक्रमण हो जाता, पास के गांव वालों को बुलाना है तो इस गांव में आग लगाते, आग की लपटें ऊंची जाएगी, पास वालों को पता चलेगा खतरा है, इसलिए खतरे के निशान लाल होते हैं। अग्नि का रंग है वो, जैसा अग्नि का रंग है, अग्नि को देख के खतरे का पता चलता है तो वहां जाया जाए। तो अग्नि चेतावनी का प्रतीक है, तो अग्नि कुंड यहां पर चेतावनी बता रहा है। चेतावनी किसकी? उन अरबी आक्रमणों की। है बात समझ में? तो पूरा वो सिद्धांत आपके नोट्स में लिखा हुआ है। सिद्धांत लिखने के बाद जब आप लिख दो, नहीं देखना नोट्स, इधर मेरी तरफ भी देखो आप, मैं ज्यादा हैंडसम हूं यार, इधर नोट्स में क्या पड़ा तो, हाँ मतलब मेरे होते हैं तुम्हारे नोट्स में ध्यान कैसे जा सकता है? इधर देखो, अपने हीरो इधर है। तो नीचे नीचे लाइन लिखनी है कि भाई प्राचीन क्षत्रिय, बौद्ध क्षत्रिय अथवा जनजातीय के लोगों को चेतावनी देने के लिए ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ के माध्यम से उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। भाई बात समझ में? उससे क्या पढ़ने वाले को ये लगता है कि तुम साइंटिफिक बंदे हो। जब कोई आपका आंसर पढ़ता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, फिर ये बात तो मूर्ख ही करता है ना कोई, कि अग्नि में से 4 आदमी हमारे तो उत्पन्न कर दिए थे। तुम पढ़े लिखे हो यार, तुम सिविल सर्वेंट बनोगे, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए ना कि अग्नि में से आदमी पैदा नहीं होता है। तो फिर ये क्यों कहा गया है? तो ये मैंने कल आपको बात बताई थी कि चीजें सांकेतिक रूप में होती है, और अपनी ज्यादातर किताबें सांकेतिक रूप में है।
पुरानी किताबों में सांकेतिक रूप में खूब सारी बातें की हुई है। अब वो तो आप सिंपल सा उदाहरण है ना कि महिलाओं की सुंदरता का जब वर्णन किया जाता है कितने सारे संकेत है, वैसा प्रैक्टिकली होता है क्या? मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कहते हैं उसकी चाल हिरणी जैसी है। मुझको कुड़ांचे मार मार के कौन चलती है भाई? कौन सी लड़की यूं यहां से वहां से वहां, पर आज भी अच्छी चाल की हिरणी जैसी चाल है? अरे नहीं होती है। गांव में अभी भी मम्मी नहीं आपस में बात करती है कि भाई को लड़की देख के और देखे तो मम्मी बात करती है, तो मम्मी को भयाबा बहुत सुनी है, तो भाई कैसे सुंदर कैसे, तो भाई महिला बात करती है इतनी मोटी आंखें हैं, तो मम्मी कई बार कहता हूं मम्मी थोड़ी कम कर, हेडलाइट थोड़ी है अगले की। पर है, आप कहते हो जब बड़ी आंखें तो बड़ी आंखें तो बड़ी बड़ी आंखें, अरे अरे इतनी नहीं है, इतनी इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। संकेत होते हैं यार अपने आप में। आप बड़ी आंखों को सुंदर मानते हो तो फिर आप बड़ी थोड़ी ज्यादा ही कर देते हो, तो वो बात है। तो ये संकेत है केवल और केवल। आई बात समझ में? चलो फिर इसके बाद में एक पढ़ाता हूं आपको बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया। वो मैंने बताई दिया पढ़ने क्या क्या, वो तो घर पे देख ही लोगे, आपके पास लिस्ट पड़ी है और नोट्स में से ज्यादा के देख लेना, समझा मैं देता हूं थोड़ा सा। बिजोलिया अभिलेख 1170 का है। कब का है? 1170 का एक अभिलेख है। इस अभिलेख का नाम क्या है? बिजोलिया। एक मंदिर है उसमें लगा हुआ ये पार्श्वनाथ। कौन से मंदिर के अंदर लिखा हुआ है? जैनों का मंदिर है पार्श्वनाथ, इसके अंदर लगा हुआ है। यहां पर कोई लोलाक नाम के आदमी ने लगवाया था। किसने लगवाया था? एक दिगंबर जैन वे लोलाक, उन्होंने लोलाक ने एक लगवाया बिजोलिया अभिलेख, जो किसके अंदर लगा हुआ? आपके पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर लगा हुआ। क्या लिखा हुआ है? अब सबसे बड़ी बात है इसमें चौहानों की जानकारी है। किसकी जानकारी है? इसमें बताया हुआ कि चौहान जो है वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? तो फिर बात है कि यार इसमें चौहानों की जानकारी क्यों है? जब मंदिर जैनों का, लगवड़े वाले जैन है, तो चौहान क्या मांग रहे थे यहां पे? कारण यह था कि उस समय राज्य चौहानों का था। ये जो पूरा क्षेत्र था किसका था? चौहानों। और उस समय यहां पर एक चौहान राजा राज कर रहा था, सोमेश्वर। कौन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी। और जब एक किसी राजा के काल में आप मंदिर बनाओगे तो उन राजाओं की तारीफ करनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है ना? गांव वाला अपने युवा नेता, उसको युवा नेता को अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ना है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की भी साथ में फोटो लगा लेता है। सरपंच का चुनाव सचिन पायलट जीताएगा? अशोक गहलोत रैली करने आएगा तुम्हारे? नहीं, उससे उसको वो मिलता है, ठप्पा मिलता है अपने आप के। नहीं साहब मैं इनका बंदा हूं, उनका राज था तो उनका तो काम करना पड़ेगा अपने आप में। तो सोमेश्वर के टाइम में सोमेश्वर ने बाकायदा इस गांव को एक, सॉरी इस मंदिर को एक गांव दान में दिया था, रेवणा। कौन सा गांव दान में दिया था? जो दान में दिए जाते थे गांव, उन गांवों को बोलते थे डोली। क्या बोलते थे? आज भी बोलते हैं। गांव में खूब सारा कहते हैं आज जमीन का डोली की है। मंदिरों को जो जमीन दान में दी जाती उनको क्या बोलते थे? तो कभी कोई 20 शब्दों में पूछ लेंगे डोली क्या होती है। तो मंदिरों को दिए जाने वाले भू अनुदान जो हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? डोली कहा करते थे। कौन सा गांव दान में दिया हुआ था? रेवणा। किसने दिया था? सोमेश्वर। तो इनके बारे में तो बताना पड़ेगा। तो बताया हुआ है कि चौहान कैसे ब्राह्मण है? वत्सगोत्र। इसमें बताया हुआ है कि चौहानों का एक राजा हुआ था वासुदेव। कौन राजा हुआ था? उसने एक झील बनाई थी सांबर। कौन सी झील बनवाई थी? इसमें लिखा हुआ है कि चौहानों में एक राजा हुआ था विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा राजा हुआ था? उसने दिल्ली जीत ली थी। क्या जीत ली थी? क्या जीत ली? दिल्ली जीत ली। इसके अंदर पुराने नाम है। 1170 में हमारे जो जो शहर रहे थे उनके नाम मिलते हैं, जैसे कोई एक दो नाम। जैसे इसके अंदर नागौर का नाम लिखा हुआ है आई छतरपुर, जो अपने को याद है वो वही कर लेते। नागौर का नाम क्या है? इसमें जालोर का नाम है जाबालीपुर। जालोर का नाम क्या है? जाबालीपुर नाम है इसका। दो नाम याद रखो अपने, दो ही खूब है अपने तो इसमें नागौर का नाम क्या है? आई छतरपुर। जालोर का क्या है? अच्छा जालोर का तो कहते हैं यहाँ पे ऋषि रहते थे एक जाबाली, जाबाली ऋषि, कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जाबालीपुर। इसका नाम दूसरे वाले का क्या? आई छतरपुर। किसका पुराना नाम? नागौर। किसका पुराना नाम? नागौर का कहते हैं नागौर नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे नाग वंश का कब्जा था। किसका कब्जा था? तो खूब सारे अभिलेखों में इसका नाम नागपुर है। कुंभा वाले जितने अभिलेख है उसमें नागौर का नाम क्या है? नागपुर है। सांप का पर्यायवाची नहीं होता क्या अही? सांप का पर्यायवाची नहीं होता क्या अही? अही छतरपुर का मतलब भी वही है। और ये अपने भारत की बड़ी गजब विशेषता मुझे लगती है कि पहले जो नाम होता था ना उसके पर्यायवाची से उसका दूसरा नाम बना लेते। जैसे दिल्ली का नाम था हस्तिनापुर। क्या नाम था? हस्ती का मतलब होता हाथी। हस्ती का मतलब क्या होता है? इसलिए मैंने दिल्ली का नाम खूब सारी किताबों में देखा गजपुर। क्या नाम कर दिया? ये एग्जैक्टली वो है।
नागौर, नागवाड़ा, नागपुर, नागवाड़ा, तो आई छतरपुर भी वही है। तो जब भी कई लोग कहते हैं नागौर का पुराना नाम आई छतरपुर है, ना, उनके टाइम में पुराना नहीं था, वो ये दोनों तीनों नाम यूज में लिया करते। उसको नागौर भी बोलते थे, वो इसको नागपुर भी बोलते थे, वो इसको ऐ छत्र बोल। भाषा तो अब नहीं आती अपने को, अपने डोकरों को तो पर्यायवाची आते ही थे, तो पर्यायवाची लगा लगा के दूसरे बना लिया करते थे। वो कोई सांपपुर का देता होगा इसको, सांपों वाला है अपने आप के अंदर क्या है। तो नागौर का नाम क्या था, ऐ छत्रपुर, और जालोर का नाम क्या था, जब। खींचो फोटो, खींचो इसकी, देखना घर पे, या इसकी पीपीटी बन जाएगी। तेरे को बनानी आती है? सेव करके बना देगा। ओ वाह वाह वाह, अरे 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 अरे, रखो रखो कैमरे डाउन अपने, नो मीडिया प्लीज। अच्छा, और सुनो, बन जाती है ना, आज फिर इसकी मैं डलवा दूंगा, ये समझ में आ जाएगा ना, लिखा वैसे समझ आ ही जाएगा। बाकी पूरे नोट्स आपके पास पड़े हैं, फिर ठीक है। और सुनो, इसमें एक बड़ी जोरदार बात, इसमें ना प्रशासनिक विभाजन है इस अभिलेख में। क्या है? चलो, भारत क्या है, एक देश, देश में क्या होते हैं, राज्य, राज्य में क्या होते हैं, जिले, जिले में क्या होती है, तहसील, तहसील में क्या होते हैं, गांव। यही तो है देश, राज्य, जिले, तहसील, उनके नाम उस टाइम ये थे। देश, पत्तनपुर, पल्ली, ग्राम। बोलो देखे, देश सबसे ऊपर, देश सबसे नीचे, नीचे ट्रिपल पी, बीच में पत्तनपुर पल्ली। बोलो, क्या नाम है, ऊपर देश, मेरा गांव, मेरा, बीच में पत्तनपुर पल्ली। दोबारा बोलो। अब और याद करो, बिलों के गांव को पाल बोलते हैं, बिलों गांव क्या बोलते हैं, ये सारे शब्द वही तो है। और क्या, यहां पर भी ये को छोटा गांव रहा होगा, इसे थोड़ा बड़ा गांव रहा था, इसको क्या कर दिया इन लोगों ने। भाई बात समझ, तो बोलो देखिए सब सारे बोलो, देश पत्तनपुर। याद रह जाए तो लिख के आना, नहीं याद रहे तो भी लिखना कि बिजोलिया अभिलेख से प्रशासनिक विभाजन की जानकारी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ही तो है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, किसी की याद रहे तो नाम लिख देना, याद नहीं रहे तो एक लाइन तो लिख ही देना, क्योंकि बाकी वाले नहीं लिखेंगे, है ना। मेंस का एक ये फंडा भी होता है कि आपने कितना पढ़ा इस पे कुछ ही डिपेंड नहीं करता, और उन्होंने जो लिखा है उससे आपने एक्स्ट्रा या उसके थोड़ा सा अलग लिखा नहीं लिखा, उससे आपके थोड़े से एक आधे नंबर क्या आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और यदि किसी बंदे से आप एक पेपर में दो दो चार चार नंबर की भी लीड ले लेते हैं, तो चार पेपर में लीड 15 नंबर की हो जाती है, इतने में खेल खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। है बात समझ। चलो अब अगला बताता हूँ लो। राजा कोई पढ़ना, इधर चौहानों में राजा पढ़ना, तो वो है विग्रह चतुर्थ। वो राजा कौन सा है, विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ बड़े राजा हुए थे, 50 शब्दों में विग्रह चतुर्थ का क्वेश्चन पूछ सकता है। सुनना देखो विग्रह चतुर्थ के बारे में क्या क्या, किसी भी राजा के बारे में दो प्रकार की बातें हो सकती है, एक तो उसकी राजनीतिक उपलब्धियां, एक उसकी सांस्कृतिक उपलब्धि। कौन कौन सी दो बातें होती है, राजनीतिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक। राजनीतिक क्या थी, अभी मैंने बताया था कि बिजोलिया अभिलेख था, इसने दिल्ली जीती थी। क्या जीत ली थी, इसने गुजरात के एक राजा को हराया था, कुमारपाल चालुक्य। किसको हराया था, कुमारपाल चालुक्य कहां का राजा है, गुजरात। इसने गजनी के एक राजा को हराया था, खुसरो शाह। कौन से राजा को हराया, कौन से जीता, दिल्ली। गुजरात में किसको रहा, कुमारपाल चालुक्य। गजनी में किसको रहा, ये इसकी कैसी उपलब्धि है, कैसी है पर कोई भी राजा के बारे में क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा जब उसकी कल्चरल अचीवमेंट होगी। किसी भी राजा की पॉलिटिकल अचीवमेंट कभी नहीं पूछेंगे, इसलिए युद्ध युद्ध बहुत कम याद करने, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा कल्चरल अचीवमेंट के क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक में क्या था देखो, एक तो इसने दिल्ली के पास में एक अभिलेख लगवाया था, दिल्ली शिवालिक। कौन सा अभिलेख लगवाया था, दिल्ली शिवालिक स्तंभ। कौन सा स्तंभ लगवाया था, दिल्ली शिवालिक स्तंभ। हरियाणा में इधर एक जगह पड़ती है टोपरा, कौन सी जगह पड़ती है, जहां से अशोक का एक अभिलेख मिला है ना। उस अशोक अभिलेख के ठीक नीचे वो यूं है, एक पिलर है, इस पिलर पे ऊपर अशोक का अभिलेख है, नीचे विग्रह चतुर्थ का है, एक ही पिलर पे दोनों। अशोक वाले को आप बोलते हो टोपरा, इस वाले को बोलते हो दिल्ली शिवालिक।
कोई चेंज नहीं है। टॉपरा के ठीक नीचे लिखा हुआ है, एक ही पिलर पे लिखे हैं। उसने कहा नीचे जगह पड़ी लिख दो। फिरोज तुगलक इस अभिलेख को उठा के दिल्ली ले गया था, उसने दिल्ली में जाके लगा दिया, इसलिए आप बोलते हो दिल्ली टोपरा। क्या बोलते हो? तो इसीलिए इसका नाम पड़ा दिल्ली शिवालिक। वरना हम बोलते थे अशोक का टोपरा, विगराज का शिवालिक। ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। दिल्ली ले गए तो ऊपर वाले को बोलना शुरू कर दिया दिल्ली टोपरा, नीचे वाले को हमने बोलना शुरू कर दिया दिल्ली शिवालिक। आई बात समझ में? और क्या करवाया इसने? आप जयपुर वाले जहां का पानी पीते हो वो इसी ने बनवाया भाई साहब, बिशलपुर। यहां पे तालाब बनवाया और यहां पे शिव जी का मंदिर बनवाया। तालाब बनवाया और क्या बनवाया? शिव जी का। अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। अजमेर में क्या बनवाई थी? जिसको अब आप बोलते हो 2.5 दिन का झोंपड़ा, है ना? तो ये पहले 2.5 दिन का झोंपड़ा बेसिकली एक संस्कृत पाठशाला थी, जो कौन बना के गया था? आपका विगराज चतुर्थ। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के मस्जिद बना दी, और उस मस्जिद का नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसने एक नाटक लिखा था हरकेली। कौन सा नाटक लिखा था? हरकेली। हरकेली उसका खुद का नाटक है, संस्कृत का बहुत बड़ा काव्य हरकेली। भगवान शिव और अर्जुन की कहानी। किसकी कहानी है? ये 12वीं का किरात अर्जुनियम है। प्राचीन काल में अपने एक राइटर हुए थे 12वीं की बुक है किरात अर्जुनियम। कौन सी बुक है? किरात का मतलब होता है शिकारी। शिकारी और अर्जुन के बीच की लड़ाई। भगवान शिव शिकारी बन के आए थे। भगवान शिव क्या बन के आए थे? शिकारी बन के। किससे लड़ने के लिए? अर्जुन। तो किरात और अर्जुन के बीच की लड़ाई है, शिव और अर्जुन के बीच की लड़ाई। उस पर किताब कौन सी है? किरात अर्जुनियम। उसी के ऊपर जो अपन ने लिखी थी वो कौन सी लिखी है? हर का मतलब शिव जी, हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब शिव जी। तो कभी लक्ष्मी के पर्यायवाची आ जाए तो लिखना हरिप्रिया, कभी पार्वती के पर्यायवाची आ जाए तो लिखना हरप्रिया। ठीक है, पर्यायवाची तो वैसे ही हुआ। तो लक्ष्मी का आ जाए तब तो उधर क्या लिखोगे? हरिप्रिया। और इधर आ जाए तो क्या लिखोगे? आई बात समझ में? लक्ष्मी को बोलते हैं श्री। लक्ष्मी क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी का एक पर्यायवाची क्या होता है? श्री। श्री को साउथ इंडिया में बोलते हैं तिरु। श्री को क्या बोलते हैं? तिरु। इसलिए आपके होता है श्री गंगानगर, साउथ इंडिया में होता है तिरुवनंतपुरम। तिरु का मतलब क्या होता है? श्री। इसलिए वो लोग कहते हैं तिरुपति बालाजी। बालाजी मतलब विष्णु भगवान है उनके, हनुमान जी नहीं है। तिरु का मतलब श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का पति कौन? विष्णु। तो बालाजी मतलब विष्णु। इसलिए उस फास्ट बॉलर का नाम था लक्ष्मीपति बालाजी। भारत में बॉलर था लक्ष्मीपति बालाजी। लक्ष्मी के पति विष्णु ही है, वो विष्णु को बालाजी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो हर हर का मतलब क्या होता है? केली का मतलब खेल। केली का मतलब शिव जी खेल दिखा रहे थे, शिकारी बन के आ रहे थे। शिव जी की किरण ही अपने आप में क्या है? इसके दरबार में एक विद्वान था सोमदेव। कौन सा विद्वान था? और उसने एक बुक लिखी थी ललित विग्रहराज। कौन सी बुक लिखी थी? बस 50 शब्दों में आ जाओ तो इतने भी तो लिख दो आप। अब मैं लिखने का तरीका बताता हूं। स्टूडेंट क्या करता है, इसको ऐसे लिखता है। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली थी। विग्रह चतुर्थ ने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। विग्रह चतुर्थ ने खुसरो शाह, गजनी की खुसरो शाह को हराया था। आपके यदि 50 शब्दों के किसी आंसर में आपका सेंटेंस में शब्द रिपीट होते हैं, इसका मतलब आपसे गया बीता कोई नहीं है। रिपीट कैसे हो सकते हैं शब्द? रिपीट होने नहीं चाहिए। तो फिर ये होना चाहिए एक ही लाइन के अंदर इन सबको लिखा जाए। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली जीती तथा गुजरात के कुमारपाल चालुक्य व गजनी की खुसरो शाह को हरा दिया। एक लाइन में सारी बातें, लाइनें बची, शब्दों का रिपीटेशन बचा। आई बात समझ में? अब इधर वालों को लिखना है, इधर वाली भी एक साथ लिखी जाए। दिल्ली शिवालिक के स्तंभ का निर्माण, कोमा बिशलपुर में तालाब तथा शिव मंदिर का निर्माण, या शिव मंदिर की स्थापना, वापस रिपीट नहीं करना, उधर निर्माण लिख जाए, स्थापना कर दी जाए। कोमा संस्कृत पाठशाला स्थापित करवाई, कोमा हरकेली नामक नाटक लिखा, कोमा ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव नामक दरबारी विद्वान द्वारा की गई। खत्म। लोग कहते हैं कि सर शब्द ज्यादा हो जाते हैं। मुझे लगता है कैसे हो सकते हैं? इतना ज्ञान है तेरे पास कि 50 से बाहर लिख देगा। मेरे तो कभी 45 नहीं हुए पूरे, उसमें भी कम रहते थे कि यार अब लास्ट में 5 शब्दों में क्या लिखूं, तो फिर फर्जी लाइन लिख दे। विग्रह चतुर्थ निसंदेह बहुत बड़ा राजा था। शब्द आते नहीं आपको शब्द। आपके शब्द ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि आपको लिखना नहीं आता, क्योंकि आपकी भाषा पे कमांड है ही नहीं। जिस दिन भाषा पे कमांड, ये 17 शब्द है, 10 शब्द, 10 शब्द ये लिखो एक लाइन के अंदर, ये लिखो 10 में ये लिखो। ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनें भरे, नीचे तो 2 लाइनें खाली रहे, भरने की जगह नहीं मिले अपने को, फिर वैसी फर्जी फर्जी लाइन लिखा करो। पर स्टूडेंट क्या करता है, फर्जी लाइन पहले लिखता है।
स्टूडेंट आंसर की शुरुआत उससे करता है। विग्राज चतुर्थ न केवल अजमेर बल्कि भारत बल्कि विश्व का सबसे बड़ा राजा था। क्या निकाला रहे ऐसा लिख के? मतलब हिस्ट्री के किसी क्वेश्चन में ये फर्जी लाइन लिख दी तो देख लेना। क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन के बारे में बताया, असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था। स्टूडेंट पहले लिखता है महात्मा गांधी भारत के बहुत बड़े नेता थे, इतने बड़े नेता थे कि बार बार आंदोलन करते रहते थे। उनके द्वारा किया गया भारत का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था। क्या निकाला इसमें? एग्जैक्टली टू द पॉइंट शुरू किया जाए। 1 अगस्त 1920 को तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू किया गया असहयोग आंदोलन निस्संदेह भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जो भारत में इस छोर से उस छोर तक फैल गया था। इस आंदोलन में सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ चढ़कर देखने को मिली थी, यहां तक कि महिलाओं की एक बड़ी संख्या आंदोलन में दौरान देखने को मिली। मुस्लिमों की बहुत बड़ी भागीदारी अंतिम बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर देखने को मिलती है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ने स्वदेशी उद्योग धंधों को फायदा पहुंचाया। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ ने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। पहली बार हम स्वराज की मांग के साथ असहयोग आंदोलन के अंदर उतर रहे थे। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे नए सिद्धांत प्राप्त कर रहे थे। रचनात्मक कार्यक्रमों ने भारत की सामाजिक एकता को और अधिक बढ़ा दिया था। खत्म। फर्जी लाइन लिखने की आवश्यकता कहां है इसके अंदर? पर आप करते वही हो। तो किसी राजा महाराजा में ये तो कभी नहीं लिखने की वो सबसे बड़ा राजा था, ये लास्ट में लिखनी है। जब जगह खाली रह जाए आपको लगे यार गंदी लग रही है जगह, पहले ये सारी बातें लिखनी। एक में ही लिखा विग्राज अजमेर के चौहान राजा विग्राज चतुर्थ ने दिल्ली जीती, कोमा गुजरात के कुमारपाल चालुक्य तथा गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। एक लाइन। अब दूसरी लाइन के अंदर आ जाओ। दिल्ली शिवालिक स्तंभ की स्थापना, कोमा बिशलपुर नगर, तालाब तथा शिव मंदिरों का निर्माण, कोमा संस्कृत पाठशाला की स्थापना, संस्कृत पाठशाला का निर्माण या संस्कृत पाठशाला बनवाई, कोमा हरकली नामक नाटक लिखा और दरबारी विद्वान सोमदेव से ललित विग्रहराज लिखवाई। खत्म हो गई अपने आप में। आई बात समझ में? ये विग्रह चतुर्थ 50 शब्दों में कभी आएगा तो लिख दोगे। एक राजा और पढ़ते आगे। पृथ्वीराज थर्ड। कौन सा राजा आ गया? वही वापस दो प्रकार की बातें। या तो किसी राजा की कैसी बातें हो सकती है? राजनीतिक। या किसी राजा कैसे बातें हो सकती है? सांस्कृतिक। पृथ्वीराज थर्ड के टाइम में तो भाई आसपास वाले सारे ही झगड़ रहे थे। पहले तो पृथ्वीराज थर्ड सबसे पहले तो अपने दो चाचा के भाइयों को ठोकता पकड़ के, वो उसके खिलाफ बकवास कर रहे थे। इस विग्रह चतुर्थ के दो बेटे थे, नागार्जुन और अपर गंगे। क्या क्या नाम थे दोनों के? नागार्जुन और अपर गंगे। तो इन दोनों को हराता हो, नागार्जुन अपर गंगे को हराता। एक जनजाति पंगे ले रही थी इससे, उस जनजाति को हराया इसने, भंडानक। कौन सी जनजाति थी? भंडानक। इस जनजाति को हराता है। फिर एक राजा पंगे ले रहा था इसे, परमार्दी देव चंदेल। कौन राजा था? परमार्दी देव चंदेल, महोबा का राजा है। यूपी एमपी के बॉर्डर पर एक जगह पड़ती है महोबा, इसको हराता है। फिर एक राजा को हराता है भीम सेकंड, ये चालुक्य। फिर हराता है ये आपके जयचंद, ये कन्नौज का राजा। कहां का राजा? फिर ये तराइन के पहले युद्ध में हराता है गोरी को। तराइन में दो युद्ध, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में ये जीता, सेकंड में ये राजनीतिक बात है। अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन अपर गंगे तथा भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया। महोबा के युद्ध में परमार्दी देव चंदेल, नागौर के युद्ध में भीम सेकंड चालुक्य तथा कन्नौज के जयचंद तथा तराइन के युद्ध के अंदर गोरी को हराया, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी से हार गए। दो लाइन के अंदर सब कुछ बातें आ जाएंगी, ठीक है। इतने फैक्ट दो लाइन के अंदर आपके अलावा कोई नहीं लिखेगा, यदि आपको याद है तब। तो आप क्या करते हो, दो फैक्ट के अंदर 3 लाइनें भर देते हो, तो उसके बाद फैक्ट आते हैं पर लिखो कहां। आप लगता है कल्चरल तो आई नहीं तो मैं खा जाऊं, तो वरना आप 6 फैक्ट एक साथ 2 लाइनों के अंदर लिख रहे हो। दूसरा स्टूडेंट आपकी तरह लिखेगा, उसको बाद में खाने पड़ेंगे, वो लिख नहीं पाएगा। आप ज्यादा चीज लिखते हो, कम लिखता है, एग्जामिनर आपको नंबर दे देता है। सीधा सीधा सा फंडा है। अब कल्चरल, इसने बाकायदा अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया था, कला व संस्कृति विभाग। क्या बना दिया था? कला व संस्कृति विभाग, अलग से आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। आप सोच के देखो यार, 1190 के अंदर कोई आदमी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट बनाता है। उस टाइम राजा युद्धों के बारे में सोचते थे। एक राजा है जो किसके बारे में सोच रहा है, और उसमें भी वो राजा जिसकी उम्र महज 24 साल है। 26 साल में तो मर गया था पृथ्वीराज चौहान। उसके बावजूद यदि भारत का बच्चा बच्चा हिस्ट्री नहीं पढ़ता है तो भी पृथ्वीराज चौहान को जानता है। इसका मतलब है कि उसने कुछ हैरतंगेज काम किए हैं। 66 में जन्म है, 92 में मौत है उसकी। 26 साल की उम्र में सब कुछ कर कुरा गया। अपने में 26 साल में तो प्री पास हुआ है ना।
दिल्ली बसाई थी उसने पिथौरागढ़। कौन सी दिल्ली बसाई थी? दिल्ली के पास में किला बनाया था उसने, किले का नाम क्या था? पिथौरागढ़। इसके दरबार में विद्वान रहते थे। चंद बरदाई, जो नाम याद है उनकी किताबें लिख लेनी, सारे नाम क्यों लिखना? चंद बरदाई किताब का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी किताब है? एक नाम और याद आपको, जयानक। और जयानक की किताब कौन सी है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज। बस ज्यादा क्यों लिखे आपने, दो लिख देंगे। इस पृथ्वीराज की दो उपाधियां थी, एक उपाधि है दल पुंगल, एक उपाधि है राय पिथौरा। कौन सी उपाधि है? इसने पिथौरागढ़ बनवाया इसलिए उपाधि क्या है? और ये सेनाओं को हराता है इसलिए उपाधि क्या है? दल। दल का मतलब सेना, सेना के पर्यायवाची है दल, कटक, चम्मू, अक्षोहिणी। खूब सारे पर्यायवाची, चार ही होते हैं बस। तो कटक करना, चम्मू करना, दल करना, तो दल का मतलब दल पुंगल, पुंगल का मतलब होता है जीतने वाला, पुंगल का मतलब। अब इस आंसर को लिखो, इस आंसर को लिखा जाए बाद में कि उसने नागार्जुन अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे व भंडानक जनजाति का विद्रोह दबाया। उसने परमार्दिदेव चंदेल, भीमसेकंड चालुक्य, जयचंद तथा त्राइन के पहले युद्ध में गौरी को हराया, लेकिन त्राइन के दूसरे युद्ध में गौरी से हार गया। उसे दल पुंगल कहा जाता है। साथ में लिख दिया, सेनाओं को हराया इसलिए लिख दिया। अब आगे वाले में, उसने पद्मनाभ के नेतृत्व में कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की। उसने पिथौरागढ़ बनवाया इसलिए उसे राय पिथौरा कहा जाता है। उसके दरबारी विद्वान चंद्रबरदाय ने पृथ्वीराज रासो और जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी। बस। अगला पूछेगा पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में बताइए। लो बता दी सर, सारी सारी उपलब्धियां। अब क्वेश्चन बनता है, और क्या बनता है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या खुल जाता है, तराइन का युद्ध, कि तराइन के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गया था। एक तो ये बनता है कि हार के कारण, क्यों हार गया भाई साहब युद्ध के अंदर? एक है कि इस युद्ध के प्रभाव क्या थे। एक तो हार का कारण, और दूसरे क्या बनते हैं उसके प्रभाव। अच्छा, हार के कारण क्या रहे थे? हार के कारण एक तो यह है कि पृथ्वीराज चौहान के अपने आस पड़ोस के जितने भी राजा थे उनके साथ लड़ाइयां थी, आसपास के राजाओं के साथ लड़ाइयां थी, इसलिए किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ इसका साथ है तो अन्य राजाओं के साथ इसके क्या थे? मतभेद। अन्य राजाओं से मतभेद थे, इसलिए आसपास के अन्य राजाओं ने उसका साथ नहीं दिया। नहीं दिया तो आप हार नहीं थी साहब, अकेले पड़ गए इस युद्ध के अंदर। सेना कम थी इस युद्ध के अंदर, उसकी जो सेना थी गौरी के मुकाबले क्या थी? कम थी। उसके ज्यादातर सेनापति अन्य बॉर्डर पे थे। वो विश्वास के अंदर था, उसे लगा गौरी अटैक ही नहीं करेगा, इसलिए अपने सेनापतियों को अलग अलग जगह पे भेज रखा था, और इतने में गौरी ने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया। तराइन के पहले युद्ध के बाद में उसने गौरी को युद्ध करने का समय दे दिया था। तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में, उसके अंदर वो जीता है। तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है 1192 में, तो अब एक साल तक बैठे क्यों थे? हाथों हाथ मारते, हाथों हाथ युद्ध कर लेते तो गौरी को संभलने का मौका नहीं मिलता। एक साल तक गौरी को संभलने का मौका मिल गया। भाई वही है, एक बच्चा प्री में फेल हो जाए और अगला प्री साल भर बाद में आता है तो वो तैयारी कर लेता है। आरपीसी करिए, अगला प्री 15 दिन बाद लेंगे। बच्चे को लगे यार इसमें फेल हुआ हूं, एक बार और फेल होऊंगा, यही है। फिर वो तो क्या किया जा सकता है? तो वो की वो सेम चीजें यहां पर थी कि भाई आपने उसको तैयारी का टाइम दे दिया था, हाथों हाथ गोरी पे करते तो गोरी को संभलने का मौका नहीं। फिर हम कहते हैं साहब गोरी भी एक अच्छा सेनापति था और उसने अपनी कूटनीति से इनको हरा दिया था। कैसे हरा दिया था अपनी? क्योंकि गौरी ने दो गेम खेले इनके साथ। एक तो जब पहले युद्ध के बाद गौरी को पकड़ के लेके आ गए थे तो गौरी इनसे माफी मांग के वापस चला गया, और गौरी ने इनको कहा भाई साहब छोड़ दो यार, मैं आइंदा से तुम्हारे पे कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा। और वो तराइन में जाके वापस बैठ गया। जब वापस बैठा तो पृथ्वीराज ने पूछा भाई तू घर जा, तेरे गजनी से आया, गजनी जा, यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा भाई साहब गजनी में ना मेरे भैया राजा है, और मेरे भैया को जब पता चला ना कि तराइन के पहले युद्ध में हार गया, उस दिन से अब तक बैठे बैठे छुरी तेज कर रहे हैं कि जैसे मैं जाऊंगा हलाल करेंगे, हलाल मेरे को वहां पे। तो भैया मुझे थोड़े दिन यहाँ बैठे रहने दो, मेरे भैया का गुस्सा जब थोड़ा शांत हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। ये उसकी बातों में आए थे। उन्होंने कहा ठीक है, जब वो चले जाए तब तू चले, तब गुस्सा ठंडा हो जाए तब चले जाना। और ये उसके सामने जाके बैठ गए, अपने आप ही चला जाएगा, अपना क्या लेता है। उसने साल भर तक आपकी जासूसी करवाई पूरी, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। साल भर में उसको एक एक बात पता थी कि तुम्हारा कौन सा सेनापति यहाँ है, कौन सा सेनापति नहीं है, कितनी सेना है तुम्हारे पास, कितनी सेना नहीं है। तो जिस दिन तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था उस दिन रात को 2:30 बजे तक इन्होंने दारू की पार्टी की थी, और गौरी को ये बातें पता थी कि आज ही दारू पी रहे हैं। और उसने अचानक सुबह सुबह 5 बजे अटैक किया था, तब तक इनके सैनिक ही नहीं खड़े हुए थे, स्वतः ही मार दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध, युद्ध नहीं विश्वासघात है। ये खड़े नहीं हो पाए थे, कोई खड़ा हुआ, कोई घोड़े पे बैठा, कोई नहीं बैठा, उससे पहले तो काट कूट गए थे इन सबको। तो गौरी अपने किससे हरा गया था?
ये तो मानना पड़ेगा। जब युद्ध के अंदर साम दाम दंड भेद सब अपना रहा था, उस आदमी ने अपनाए। वो अपने वाले किसी राजा की हार बतानी हो, बाहर वाले किसी भी राजा की जीत बतानी हो, दो कारण हमेशा ध्यान रखने हैं। हमेशा कहना है कि अपने वाले राजा हाथियों पे लड़ते थे। किस पे लड़ते? बाहर वाले राजाओं के पास में थे घोड़े। अपने यहाँ पे थोड़ा शो ऑफ ज्यादा ही था, और अपने वाला लगता था ऊंचा कौन, हाथी है घोड़ा है? तो हाथी है, तो राजा किस पे बैठ के लड़ेगा? हाथी वाली लड़ाई दो तरीके से बेकार है। एक तो हाथी एक ऐसा जानवर होता है कि पागल हो जाए तो आपको खुद को ही मार देगा। इसलिए हाथियों को जब ज्यादातर तो युद्ध में लेके जाते थे, दारू पिला के लेके जाते। इसलिए तो बोलते हो मदमस्त हाथी। मदमस्त और क्यों कहा जाता है उसको? मद में मस्ती रहता था वो, ताकि उसके कोई तीर वीर लगे तो उसके असर ना पड़े। उसके भी तो हथियार लगेंगे हाथी के, तो हथियार लगेंगे तो जानवर की भी तो पीड़ होगी। दारू वारू पी हुई होती तो दो चार भले वाले लग भी जाते हो, आने दो कोई दिक्कत, कोई असर नहीं पड़ेगा आप। कई बार क्या होता था, कुछ तेज तीर लग गया, दारू उतर गई। हाथी भगदड़ मचाते हैं, भगदड़ में आपको ही मार देंगे। इस तरह इनके दूसरे युद्ध में ये भी हुआ था। अचानक जब सुबह हमलावर हाथियों ने वो इधर उधर तीर चलते हैं देखे, तो वो बेचारे भड़क गए, वो इधर उधर भागे, उनके नीचे दब गए थे सारे के सारे, सोए भी दब दुबा गए थे। एक तो ये लफड़ा होता है। दूसरा लफड़ा ये है कि हाथी में आप ऊपर बैठ के लड़ते हो, ऊपर बैठे हो, दुश्मन को दिखता है आप राजा हो। बाहर वाले राजा इस बात को बहुत जल्दी समझ गए थे कि यदि इनके राजा को मार लिया जाएगा तो इनकी सेना वापस चली जाएगी। ये भारत में ही रिवाज था कि राजा खुद युद्ध करता था, भारत के अलावा कहीं भी राजा खुद युद्ध नहीं करता था। बाकी राजा केवल पीछे बैठ के देखता था और अपने ऑर्डर देता, भाई अब तू लड़, अब तू लड़, ये इधर से जाओ, इधर से जाओ, वो हथियार ले लो, ये हथियार ले लो। अपने यहाँ पे था कि राजा को लड़ना पड़ेगा, और अपने यहाँ पे राजा नहीं जाता तो लोग जीने नहीं देते कि बस डर गया। और अपने यहाँ पे तो लुगाइयां और खतरनाक हुई कि आदमी लड़ने नहीं गया तो लुगाई ने सिर काट लिया, आदमी लड़के वापस आ गया, हार के आ गया तो लुगाई ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। तो आदमी सोचता था लुगाई से बेइज्जती कराऊं, इससे अच्छा लड़ ही लूं। इस चक्कर में और लड़ जाया करता था। तो अपने वाले हाथियों से लड़ते, वो बाहर वाले किससे लड़ते? घोड़ा तेज जानवर होता है, जब तक हाथी वहां से चल के जाएगा तब तक घोड़े वाला आके आपके 3 सल्ट आगे जाएगा। फिर अपने हथियार बहुत भारी रखा करते थे, क्योंकि बाहर वालों के हथियार हमेशा हल्के हुआ करते। तो ये हमेशा भारी हथियारों का प्रयोग करते थे। वो कैसे हथियारों का प्रयोग किया करते थे? हल्के हथियारों का प्रयोग किया करते थे। अपने आप ये भी शौक था। आज भी ना देखो अपने वैसी बातें होगी तो फलाने राजा का भाला 78 किलो का था, फलाने राजा की तलवार 45 किलो की थी। तो क्यों थी? 9 किलो वाली रखते, पड़ा पड़ 5-7 साल तक, 45 वाली पहले उठाई होगी और मारा होगा, तब तक सामने वाला मार गया होगा। भाई मान लिया रांगड़ थे और डाकी 78 किलो वाला भी उठा लिया करता था, पर यार 38-38 के दो होते थोड़े ठीक रहते ना, तो थोड़ा कमजोर ले लेना था। जबकि तुर्कों की तलवारें बहुत हल्की हल्की सी हुआ करती थी, तो हल्की तलवारों से जीत गए। तो इच्छा है कारण याद रहेगा। क्या क्या पहला बताओ देखे। अन्य राजाओं के साथ में लड़, गुजरात वालों से लड़ रहे, एमपी वालों से लड़ रहे, यूपी वालों से लड़ रहे, दिल्ली वालों से लड़ रहे, तो आपका साथ देने कौन आएगा यार? फिर आपकी सेना इस युद्ध में क्या हो गई थी? कम, क्योंकि आपके अन्य सेनापति अलग अलग युद्धों के अंदर बिजी थे। सबसे लड़ रहे हो तो बाकी युद्ध भी तो करने पड़ेंगे आपको। फिर आपने गौरी को युद्ध की तैयारी का टाइम दे दिया। फिर आपके गौरी एक अच्छा सेनापति, उसने किससे हरा दिया आपने? उनके पास घोड़े, इनके पास हाथी, उनके पास हल्के हथियार, इनके पास और कुछ याद आए नहीं है, दो तो पक्की लिख देना। बाबर क्यों जीता, सांगा क्यों हारा? उनके पास हाथी, उनके पास घोड़े, हमारे पास हाथी, उनके पास हल्के हथियार, हमारे पास भारी हथियार। हमेशा लिख देना, और कुछ नहीं है, यूं झूठा ही लिख देना। युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था, सबने दिया अपने वालों ने, है ना। और कुछ याद नहीं है, ये पक्का करना कि अगले के बारे में लिखना। वो एक अच्छा सेनापति था और उसने अपनी कूटनीति से हरा दिया। अपने वालों को कूटनीति आती नहीं थी, उनको ही आया करती थी हमेशा। तो 3-4 तो फिक्स चीजें हैं, और कुछ दिमाग में नहीं आए तो ये तो लिखनी है। दिमाग में आ जाए तब तो एग्जैक्टली लिख के आना, वरना खाली नहीं छोड़ के आना। इधर उधर से मैनिपुलेशन करना है। वो एक की पॉइंट पकड़ के इधर उधर से कुछ ना कुछ बातें लिख देना। पृथ्वीराज चौहान की हार क्यों हो गई थी, या गौरी की जीत क्यों हुई? क्योंकि गौरी एक अच्छा सेनापति था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था, क्योंकि गौरी की सेना में घोड़े थे, हमारी सेना में हाथी थे, क्योंकि गौरी के सैनिकों ने हल्का हथियारों का प्रयोग किया, यहाँ के सैनिकों ने भारी हथियारों का प्रयोग किया। 4-5 लाइनें तो बनी जाएगी। याद आ जाए तो 1-2 पॉइंट और लिख देना, वरना छोड़ के मत आना कि भाई राजस्थान हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे। हिस्ट्री के आंसर ऐसे ही होते हैं, कोई लिख लेता है। आई बात समझो। अब इसके क्या लिख रहे हैं हम? घटना से पहले होने वाली घटनाएं कारण, घटना से बाद होने वाली घटनाएं क्या होती है? प्रभाव। परिणाम का दो, कुछ ही का दो। अच्छा, प्रभाव क्या रहे हैं? दो पक्ष लड़ रहे हैं। कौन कौन से पक्ष लड़ रहे हैं? एक लड़ रहा है पृथ्वीराज और एक कौन लड़ रहा है? गौरी। गौरी ने भारत पे कब्जा किया, दिल्ली उनके कब्जे के अंदर आ गई। वो बाहर से आए हुए लोग थे, तुर्क बाहर से आए थे। अब भारत में राज किसका आ गया? तुर्कों का। तुर्कों से ये राज खत्म करके आए थे मुगल।
कौन आए थे? मुगलों से राज खत्म करके बाद में आए थे अंग्रेज। अंग्रेज गए 47 में, मतलब 1192 से लेके 1947 भारत के किसी आदमी ने दिल्ली पे कब्जा नहीं किया। भारत का कोई भी आदमी दोबारा भारत पर राज नहीं कर पाया था। भारत का राज विदेशियों ने किया है। भारत का राज किसने किया है? तो इस युद्ध के बाद भारत पर विदेशी शासन आ गया था। कैसा शासन आ गया? जो कब तक चलता रहा? 1947 के अंदर जाके, और भारत को भारत का राजा मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले तक भारत का राजा तो कोई भी बना, बीच में 3 दिन के लिए बना था हेमू। हेमू विक्रमादित्य कौन बना था? भोला भोला आदमी था बापड़ा। हुमायूं दिल्ली का राजा, बिहार का राजा आदिल शाह सूर। बिहार का राजा कौन है? आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर उस टाइम का ऋतिक रोशन था, डांसर था, शानदार डांसर था आदिल शाह सूर, सारा दिन डांस किया करता था। और उधर हुमायूं मर गया, हुमायूं मर गया, दिल्ली खाली। हुमायूं को बेटा अकबर, अकबर बेटा पंजाब। अब अकबर पंजाब से आके दिल्ली आएगा, तब तक दिल्ली खाली पड़ी है। ये बात पता चली बिहार वाले आदिल शाह सूर को। आदिल शाह सूर को लगा यार दिल्ली पे कब्जा कर सकते हैं, पर उसे लगा यार कौन जाएगा, मैं तो डांस ही कर लेता हूं। उसने अपना एक सेनापति भेजा, उस सेनापति का नाम था हेमू। सेनापति का नाम क्या था? हेमू। शानदार सेनापति था। हेमू गया, उसने दिल्ली पे कब्जा किया, और दिल्ली पे कब्जा करके खुद को सम्राट घोषित कर दिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम रख लिया? हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब जब तक आप अकबर को नहीं हराओगे तो अकबर दिल्ली तो आएगा। तो उसने कहा अकबर दिल्ली आए, इससे अच्छा अपने अकबर की तरफ चलो। तो हेमू इतना राजी था कि यहाँ पे सम्राट बनने के बाद उसने अपना तोपखाना रवाना किया कि तोपे रवाना की जाए पंजाब की तरफ। उधर पंजाब से अकबर की तरफ से आ रहा था बैराम खान। कौन आ रहा था? बेहतरीन मुगलों का सेनापति था बैराम खान। हेमू रह गया पीछे, तोपें चली गई आगे। बैराम खान ने तोपें कैप्चर की, हेमू वाली तोपों से हेमू को मारा था, और बैराम खान यहां पे आके कब्जा कर लेता है। तो बैराम का हेमू को तो बेचारे को खुद कोई फील नहीं आया कि मैंने दिल्ली पे कब्जा किया कि नहीं किया। दिल्ली पे कब्जा पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं बाद में, उससे पहले कोई कब्जा नहीं कर पाया था। तो विदेशी शासन शुरू हुआ, जो कब तक चलता रहा? 2 पक्ष है, एक है गौरी और एक है पृथ्वीराज चौहान। गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान हार गया तो गौरी के जो उत्तराधिकारी थे उनके लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया? क्या पृथ्वीराज चौहान जिंदा रहता तो क्या गौरी के उत्तराधिकारी कब्जा कर पाते? भारत का सबसे बड़ा राजा था, तो गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना क्या हो गया? क्या गौरी खुद तो राज करता ही नहीं है, ऐबक को छोड़ के जाता है। उत्तराधिकारियों के लिए राज करना क्या हो गया था? आसान। अच्छा, अब इधर वालों की क्या फर्क पड़ा? ये तो गौरी वाली तरफ है। इधर वालों में क्या फर्क पड़ा? पृथ्वीराज चौहान वालों की साइड के। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल राजपूतों का पीक है। पृथ्वीराज चौहान के टाइम में पूरे नदन इंडिया में, पूरे उत्तर भारत के अंदर राजपूत थे। इवन दिल्ली तक उनके कब्जे के अंदर हुआ करती थी। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा बने बैठा है, पूरे उत्तर भारत से टैक्स लेता है वो, या बाकी जगह पे भी राजपूत राजा ही है। इसके बाद राजपूतों का डिक्लाइन है। राजपूत इतनी पीक पर दोबारा कभी भी नहीं जा पाए थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत राजा कभी दोबारा दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया था। तो राजपूतों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हुई। राजपूतों की जो भी महत्वाकांक्षाएं थी, उनको लगता था कि यार अब तो अपने बाहर भी जा सकते हैं यहां से, वो समाप्त होती है। और इसके बाद में कोई भी दोबारा दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए। लास्ट है जो दिल्ली पर कब्जा करता है, इसके बाद कोई दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाता। तो एग्जैक्टली जो कोई ज्यादा कट्टर हिंदू टाइप के लोग होते हैं, वो तो बाद में वैसे और कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा था, उसके बाद हिंदुओं का राज 2014 में आया, बीच में नहीं आ पाया। बाद में हिंदू सम्राट राज राजेश्वर नरश्रेष्ठ नरेंद्र मोदी जब आए थे ना, तभी जाके हिंदू सम्राट मिला है। अच्छा, प्रभाव हमेशा पॉलिटिकल नहीं होंगे, प्रभाव भी कल्चरल होते हैं। तो कल्चरल क्या प्रभाव आए? तो कला व संस्कृति, कला व संस्कृति पे दोनों प्रकार के प्रभाव आए। कला व संस्कृति पे नेगेटिव चार्ज भी आए, कुछ प्रभाव भी आए, और पॉजिटिव भी आए। क्या क्या थे? मैं अगले पेज पे जाता हूं, देखो सुनना एक बार बात है। कल्चर पे पहले पॉजिटिव पढ़ेंगे नेगेटिव पढ़े? पॉजिटिव पहले अच्छी बात करेंगे, फिर करेंगे गंदी बात। अच्छा, पॉजिटिव क्या क्या प्रभाव है? पॉजिटिव प्रभाव यह है कि बाहर से एक नई कल्चर आई, मुस्लिम। अपने यहाँ की कल्चर कौन सी थी? हिंदू। इसलिए एक नई कल्चर शुरू होती है, इंडो इस्लामिक। कौन सी कल्चर आती है? और इस इंडो इस्लामिक कल्चर का प्रभाव सब जगह देखा गया। इसका प्रभाव स्थापत्य कला पे था, इसका प्रभाव आपके साहित्य पे था, इसका प्रभाव आपके चित्रकला पे था, इसका प्रभाव आपके संगीत पर था। पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। पहले अपने गेट बनाते थे ऐसे,
है ना। इस गेट बनाने के तरीके को बोलते हैं सहतीर।